ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने यह देखा कि फील्ड्स किस प्रकार की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। उसमें भी हमने ये देखा स्केलर फील्ड्स के अंदर कि अगर तुम एक कदम इधर उधर चलो तो तुम्हारी फील्ड जो है किस प्रकार अपने आप में बदलाव लाती है, वो हमने प्राप्त किया ग्रेडियंट के द्वारा। इसी प्रकार वेक्टर फील्ड्स में हमने ये देखा कि डेल डॉट एफ जो होता है ना, वो हमें देता है डाइवर्जेंस। क्यों देता है ये हमने पिछली कक्षा में देखा। कैसे दे रहा है हमने देखा। डाइवर्जेंस तुम्हें क्या दे रहा है कि कोई फील्ड कितनी फैल रही है, आखिरकार तुम्हारी फील्ड फैल रही है या नहीं भी फैल रही है, जो भी, दोनों दे देता है तुम्हारा डाइवर्जेंस। नहीं फैल रही है तो डाइवर्जेंस सिंपली जीरो है। एंड फिर हमने देखा कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, विच रिलेट्स योर फ्लक्स की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन गिवन एरिया। आखिरकार ये कैसे रिलेटेड है तुम्हारे डाइवर्जेंस के साथ। द इंटीग्रल ऑफ योर डाइवर्जेंस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस इज रिलेटेड टू योर फ्लक्स। अभी तक हमने ये पढ़ा। आज हम इस सवाल पे आएंगे कि आखिरकार स्पेस में कोई वेक्टर फील्ड अगर मौजूद है तो क्या वो घूम रही है। ठीक है, आज हम घूमने की बात करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर फील्ड है जिसके अंदर मैंने कोई सॉलिड बॉडी डाल दी, ऐसे इलोंगेटेड रॉड डाल दी, तो क्या वो रोटेट करना चालू कर देगी उसके अंदर, उस वेक्टर फील्ड के अंदर, है ना। वेक्टर फील्ड अगर रोटेटिंग है तो उस पर ऐसे फोर्स भी लगाएगी अलग अलग, तो इसके कारण वो रोटेट भी होगा, इसके कारण इसमें रोटेशनल एनर्जी भी आएगी। तो क्या मुझे रोटेशनल एनर्जी कंसिडर करनी है, नहीं करनी है, इसका जवाब मुझे देता है कर्ल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्ल के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि डेल ऑपरेटर मैंने प्राप्त किया था ग्रेडियंट से, जिसमें मैंने कहा था कि वेक्टर फील्ड में लगाने के लिए या तो मैं कर सकता हूँ डेल डॉट एफ, जिसको हमने नाम दिया डाइवर्जेंस, या हमने कहा कि दूसरा कर सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस एफ। यही डेल क्रॉस एफ हमें देता है कर्ल का मेजर। कैसे? आखिर एक क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एन ऑपरेटर एंड माई वेक्टर फील्ड, ये आखिरकार मुझे कैसे ये दे रहा है कि तुम्हारी वेक्टर फील्ड रोटेट कर रही है। हाउ आर दे बोथ रिलेटेड, मुझे जानना है। सही बात है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे ये देखना है कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब था कि आखिरकार वेक्टर फील्ड्स कितना पास है, वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आखिर कितने अलाइंड हैं, कितने पास हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ये बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे यह बताता है कि आखिरकार दो वेक्टर्स कितने ऑर्थोगोनल हैं, कितने परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इट टेल्स यू द मेजर ऑफ हाउ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स आर। क्योंकि अगर तुम्हारे दो वेक्टर्स परफेक्टली परपेंडिकुलर हैं, लेट्स से ए एंड बी, देन योर क्रॉस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। सही बात है। इसलिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ये बता रहा है कि आखिरकार दो वेक्टर्स कितने ऑर्थोगोनल हैं, कितने परपेंडिकुलर हैं। कि अगर बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल अलाइंड है, तब क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल मुझे ज़ीरो दे देगा। लेकिन अच्छे खासे हैं तो उस वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब ये आखिर इस चीज़ से कैसे रिलेटेड है कि मेरी वेक्टर फील्ड रोटेट कर रही है। आओ देखते। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तुम कहीं यहाँ खड़े हो, वेक्टर फील्ड है, मान लो इस पूरे पेज पे एक वेक्टर फील्ड बनी हुई है, इमेजिन। ठीक है, अब तुमने एक स्टेप लिया इस तरफ, दिस इज अगेन अ स्टेप वेक्टर। ये सेम काम हमने पिछली कक्षा में भी किया है, ऐसा सेम सा काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो स्टेप वेक्टर तुमने यहाँ लिया और मान लो कि तुम्हारी वेक्टर फील्ड इस जगह पे पॉइंटेड है। अरे फिर से अलग कलर लेना भूल गया मैं। हाँ, तो इस जगह पे पॉइंटेड है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक स्टेप लिया यहाँ पे एंड मेरी वेक्टर फील्ड यहाँ पॉइंटेड है। इसी प्रकार मैंने एक स्टेप यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया, दोनों जगह पे मेरी वेक्टर फील्ड कहीं यहाँ और यहाँ पॉइंटेड है। अब अगर तुम इस सिर्फ लाल लाल वाले वेक्टर्स को देखो तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारे वेक्टर फील्ड्स। ये तुम्हारे जो वेक्टर फील्ड के वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तुम्हें दिख रहा होगा कि ओह, कहीं ना कहीं ये तो कर्ल हो रही है। अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ऐसा दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कर्ल हो रही है, रोटेट हो रही हैं वेक्टर फील्ड्स। कि मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया तो मेरा वेक्टर रोटेट हो चुका है। सही बात है। वेक्टर रोटेट मतलब बेसिकली अच्छा खासा रोटेशन हो गया उसके अंदर।
तो दैट गिव्स मी योर कर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि अब ये स्टेप वेक्टर और ये कितने ऑर्थोगोनल हैं ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा कर्ल। अगर ये अच्छे खासे ऑर्थोगोनल होते प्रॉपर, अगर मान लो तुम्हारा वेक्टर फील्ड वेक्टर यहाँ होता तो तुम्हारा कर्ल मैक्सिमम होता, क्योंकि अब तो ये तुम्हारी वेक्टर फील्ड प्रॉपर रोटेट ही कर रही है। गॉट इट? इसीलिए तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट और तुम्हारा कर्ल आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड अगेन सेइंग दिस इज जस्ट अ वेग आइडिया टू रिप्रेजेंट कि हाउ डेल क्रॉस एफ गिव्स यू योर कर्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर्ल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अभी मैंने बोला कि डेल क्रॉस एफ रिप्रेजेंट्स कर्ल, फिजिकल इंट्यूशन ले लिया हमने, अब मैथमेटिकली चलते हैं थोड़ा सा। डेल क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट, आई जस्ट होप तुम्हें लेना आता होगा। व्हाट इज डेल? डेल इज डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप एंड डेल बाय डेल जेड के कैप। व्हाट इज एफ? एफ इज एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। तो हमें इतना तो पता है कि अगर दो वेक्टर्स मेरे आई जे के में रिप्रेजेंटेड हैं तो मेरे को उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है। एज सिंपल एज दैट, मेरे को बस एक डिटर्मिनेंट ले लेना है। ओके, तो हम लेते हैं एक डिटर्मिनेंट। डेल क्रॉस एफ के लिए हम बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट, प्यारा सा डब्बा। ये मैंने बना दिया एक डब्बा, मतलब 2 लाइंस, डब्बा तो नहीं बनाया। आई जे के ये तो सबसे ऊपर लिखते ही हैं। बीच में आया पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स जो कि हैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। फिर आए दूसरे वाले के एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। इसको खोल के देखते हैं तो यू विल गेट आई कैप डेल एफ जेड बाय डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाय डेल जेड प्लस जे कैप डेल एफ एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल एफ जेड बाय डेल एक्स एंड के कैप डेल एफ वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाय डेल वाई। This is your curl का mathematical representation. This is how we'll calculate curl for any given vector field. Crazy shit आना, ठीक है। तो अभी तक हमने जान लिया कि कर्ल क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब थोड़ी काम की बात पे आते हैं कि ठीक है, मैथ्स तो बहुत पढ़ ली, कि ठीक है थोड़ी फिजिकल भी पढ़ ली, लेकिन इसका हमारे लिए काम क्या है, क्यों, वो देखने जा रहे हैं हम। उसके लिए वी नीड टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, जैसे पिछले 2 लेक्चर्स में भी हम एक एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट के लिए यू हैड ग्रेडियंट थ्योरम, डाइवर्जेंस के लिए यू हैड डाइवर्जेंस थ्योरम। अब कर्ल के लिए भी हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हमारे असली जो फिजिक्स हम जानते हैं उससे कनेक्ट करके देता है। ओके, स्टोक्स थ्योरम का भी मैं ऑफ कोर्स सिर्फ स्टेटमेंट और एक फिजिकल इंट्यूशन आइडिया दूंगा, आई एम नॉट प्रूविंग इट। अगर तुम इसका प्रूफ चाहिए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स कि प्रूव इट, तो मैं इसके लिए लेक्चर बना दूंगा रिग्रेस सा। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता था कि एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि यहाँ पे डाइवर्जेंस तब होता है जब ये डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है या नहीं ये तुम्हें बताना है कि क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस मौजूद है, या फिर तुम यहाँ बताओ कि अगर मैं ऐसा सा एक स्टेप लूँ और जहाँ पे वेक्टर फील्ड मेरी इस प्रकार है, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो ना हाँ डाइवर्जेंस यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो क्या ये इंटर रिलेटेड है कि क्या डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे कर्ल कम होगा, या जहाँ कर्ल ज़्यादा होगा वहाँ डाइवर्जेंस कम होगा? क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं? ये तुम्हारा सोचने का काम है, और जो भी तुम्हारे आइडियाज़ हैं टेल मी इन द कमेंट्स। अभी हम पढ़ते हैं स्टोक्स थ्योरम पे। आखिरकार स्टोक्स थ्योरम कहता क्या है? स्टोक्स थ्योरम कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर फील्ड मौजूद है स्पेस के अंदर, ऑफ कोर्स स्पेस में होगी, then the line integral of that vector field, closed line integral of that vector field is equal to your surface integral of curl। ठीक है, मैं पिक्टोरियली भी इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक लूप है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल लूप, इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल बॉडी, इट्स अ 2 डायमेंशनल लूप। कहीं पे भी मैंने रैंडमली एक लूप बना दिया, एम्पिरियन लूप उसको बोलते हैं, कैसा भी लूप है। अब यहाँ पे वेक्टर फील्ड का मैंने हर पॉइंट पे एफ डॉट डी एल किया, हर पॉइंट पे, मतलब डी एल्स ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में, एफ मान लो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एफ मान लो इस डायरेक्शन में है और डी एल मान लो इस डायरेक्शन पे। तो ये हर जगह पे मैंने किया, हर पॉइंट पे आई कैलकुलेटेड एफ डॉट डी एल
एंड आई इंटीग्रेटेड ऑल, मतलब मैंने सबको ऐड कर दिया विच इज़ बेसिकली योर इंटीग्रेशन। तो हर पॉइंट पे मैंने ये कर दिया, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू से कि मैंने अंदर इस पूरे के पूरे एस रीजन में, इसके अंदर जो भी एरिया मौजूद है उस जगह पे हर जगह मैंने तुम्हारा कर्ल निकाल लिया। ठीक है, कैसे, मतलब क्यों रिलेटेड है, यहाँ सोचने वाली बात है। तो इसका भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर सा एक्सप्लेनेशन है कि ध्यान दो कि तुम्हारा इस छोटे से एरिया में जो कर्ल आया और यहाँ पे जो कर्ल आया, देख पा रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। ये दो मैंने ग्रिड्स ले लिया। अब यहाँ पे जो तुम कर्ल निकालोगे और यहाँ जो तुम कर्ल निकालोगे, ध्यान दो कि इसमें कर्ल है इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे कर्ल इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जो ये पॉइंटिंग वेक्टर है, मैं और जूम करके बना देता हूँ कि ये है मेरे पास इसमें कर्ल इस वाले में, तो ये से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे। और अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो यहाँ पे जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल। इसी तरीके से इसके ऊपर भी कर्ल होगा जिसमें ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल। ऐसे ही अगेन हर पॉइंट पे अंदर ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल एक्सेप्ट फॉर द बाउंड्री। तो अगर जो यहाँ पे है वो मुझे सिर्फ बाउंड्री वाला दे देगा, बाउंड्री वाला मुझे पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द कर्ल टोटली ऑन द सरफेस। अच्छा एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पे मैंने क्लोज ये जो गोला बनाया है इंटीग्रल पे एफ डॉट डी एल में, ये मैंने बनाया है लेफ्ट साइड में, लेकिन मैंने राइट साइड में नहीं बनाया। तो हम क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहेगा, हम क्लोज सरफेस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है एक ओपन सरफेस। हम जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से हमने शुरू किया है इंटीग्रेशन, वहाँ पे लौट के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइन इंटीग्रल है इसमें क्लोज जा रहा है क्योंकि हम जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे घूम के वापस वहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट योर स्टोक्स थ्योरम इज। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बेसिकली कनेक्शन विद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, हमें क्या पता है, लाइन इंटीग्रल्स कहाँ कहाँ देखे हैं तुम लोगों ने? लाइन इंटीग्रल्स अभी तक हमने देखे हैं एक तो एम्पियर लॉ में, सही बात है। एम्पियर लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड, दिस इज योर एम्पियर बाबा का लॉ, सही बात है, ऑन अ क्लोज लूप। इंटीग्रेशन v डॉट डी एल इज गिवन बाय म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। अब इस पे कैसे काम करें अपन? तो ध्यान दो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। आई कैन राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी ds, the surface integral of curl of magnetic field। और ध्यान देना कि राइट साइड में मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ जे डॉट डी एस। ओ सॉरी, यहाँ पे कर्ल नहीं आएगा, इंटीग्रल जे डॉट डी एस ये लिख सकता हूँ मैं, है ना। करंट क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इनटू एरिया, दिस इज योर करंट डेंसिटी। यहाँ से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें प्राप्त होने जा रहा है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। Again, same come. Again, this is true for any. This holds for. Oh, for की spelling गलत हो गई. For every infinitesimal area ds. Hence, hence you have del cross b equals to mu naught g. इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, ओके। अब तुमने आई होप तुमने शायद मैक्सवेल करेक्शन भी पढ़ा है इस चीज़ का कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज गिवन बाय म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, वेयर दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम डेरिवेटिव। एंड ये डिफरेंशियल फॉर्म में निकल के आता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del E by del T। एंड आई वॉन्ट यू टू प्रूव इट बाय योरसेल्फ कि ये दूसरी टर्म मैंने कैसे निकाली यहाँ से। ठीक है, ट्राई इट आउट।
ओके एंड एक और आ सकती है हमारे पास इससे। एक और चीज़ पता है हमें, दूसरी क्या पता है हमें, फैराडे लॉ पता है। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ ये कहता है कि योर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं जो हमने अभी सीखा। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज योर इंटीग्रेशन ई डॉट डी। हाँ, यहाँ पे क्लोज जाता है बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मत कहना कि क्लोज लूप में इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है जो कि कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। सही बात है। अब इस पे मैंने फिर से लगा दिया ये व्हाट डू कॉल इट, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लगाने के बाद मेरे पास आया डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, अब ये जब अंदर जाता है ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, आई मीन इसकी भी कंडीशंस होती हैं, बट अभी के लिए तुम हर जगह ये अप्लाई कर सकते हो। एंड इससे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यू गेट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। दिस इज अनदर वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। ये है तुम्हारा फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमने चारों पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये भी पढ़ लिया कि डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। वैसे शायद ये नहीं कवर किया है, बट ये अंडरस्टैंडेबल है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो तुम्हारा क्लोज लूप में जीरो होता है, इसलिए तुम्हारा उसका डाइवर्जेंस भी जीरो होता है। हमने ये भी सीखा कि कर्ल ऑफ ई इज गिवन बाय माइनस डेल बी बाय डेल टी एंड कर्ल ऑफ बी इज गिवन बाय म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del E by del T. These are the four very much known Maxwell equations in the differential form. ठीक है, आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसी पॉइंट पे मैं एंड करना चाहूँगा। इस पे बिगेस्ट सवाल जवाब नोट्स तुम टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, लेक्चर देखने के लिए भी धन्यवाद, बाय बाय।